बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एस्थमा से रिलेटेड है। एस्थमा आपको मालूम है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिचुएशन है और इसके अंदर बहुत सारी जगहों पे हम डिजीज़ को इन्फेक्शंस के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, लेकिन एस्थमा जो है वो इन्फेक्शन नहीं है। बेसिकली इट्स दी हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रोंकियल ट्रीज टू सर्टेन एलर्जेंस, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो सेंसिटाइज हो गई हो, तो उसके नतीजे में जो है आपको एस्थमा की कंडीशंस आती हैं। सो टू स्टार्ट विथ, इट्स अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवेज। ठीक है, तो एक ये है कि मतलब एक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूसली चल रहा होता है, जिसके नतीजे में आपको ये रिस्पांस मिलता है जिसमें हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है। यानी कोई भी एक डस्ट पार्टिकल ले लें, नॉर्मली आप बहुत सारे लोग होंगे जो उसी डस्ट में घूम रहे होंगे, उनको कुछ भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक आधा कोई बंदा होगा जिसको बहुत बुरी तरह से छींकें आ रही होंगी, ना रनिंग नोज हो रहा होगा, आंखों से पानी बह रहा होगा, सांस में दुश्वारी हो रही होगी। सो दैट इज व्हाट बेसिकली इज द हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। और वो अगर एयरवे की डेवलप हो जाती है, अगर नोज की आती है तो रनिंग नोज एंड हल्की फुल्की छींकें हो गई, वो नाक में खारिश हो गई। लेकिन यही चीज जब आप नीचे एयरवे में जो डीप डाउन ट्रैकिया या ब्रोंकियल ट्री में अगर ये रिस्पॉन्सिवनेस है, तो ऑब्वियसली उसके नतीजे में जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रबल होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सो बेसिकली इट्स डेवलप्ड बाय हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एलर्जेंस टू रिस्पॉन्सिवनेस टू एलर्जेंस और एरोबायोलॉजिकल इरिटेंट्स। अब कुछ भी हो सकता है इसमें। एरोबायोलॉजिकल इरिटेंट्स में एयर के अंदर कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी एलर्जन हो सकता है, खाने की कोई चीज हो गई, आपके पास पेट्स होते हैं उनके बाल हो गए, या उनके बालों में पड़ा हुआ कोई पोलन हो गया। कुछ लोग होते हैं जिनको एक मखसूस टाइम पे जब पोलन्स फजा में बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं, तब होता है जब तेज हवाएं चल रही होती हैं ठंडी, उस टाइम पे हो रहा होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी जनरेटेड अगेंस्ट द एलर्जन एंड व्हाट काइंड ऑफ दैट एलर्जन इज, अस्थमा के सिम्टम्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं। इट्स अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि यूजुअली जो रेस्पिरेटरी ट्रबल्स होते हैं सारे के सारे उनको कम्युनिकेबल डिजीज समझा जाता है कि जी आप छींकेंगे खांसेंगे तो आप सामने वाला जो आपके पास बैठा हुआ उसको भी लग जाएगा। लेकिन एस्मा इज नॉन कम्युनिकेबल बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट्स नॉट एन इन्फेक्शन। सो ये कम्युनिकेबल नहीं है आपके छींकने खांसने से। एटलीस्ट एस्मा का पेशेंट अगर छींक खांस रहा है तो सामने वाले को उससे कोई इशू नहीं है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एयरवे इन्फ्लेमेशन। बहुत शदीद किस्म की एयरवे की जो है पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, यानी रेडनेस आई हुई है, स्वेलिंग हुई हुई है, ग्लेसनिंग म्यूकस सीक्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से एयर जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होती है उसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो तीन है। एक तो ये कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होके रह गए। स्पाज्म का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट होके ही रह गए। मसल्स का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स होना। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टेड रह गए थोड़ी सी भी देर के लिए तो वो स्पाज्म में चले जाते हैं। सो दैट बेसिकली इज हैपनिंग इन दी स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंकियल ट्री। वो एक एक रीजन हो जाता है जिसकी वजह से एयरवे जो है वो छोटी हो जाती है। ऊपर से इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से पूरी जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो एयरवे छोटा हो जाता है। तीसरी चीज जो होती है कि म्यूकस आता है और वो छोटा हो जाने की वजह से जो आपका जो एयरवे है वो छोटा हो, तो उसमें वो म्यूकस जो है वो फंस जाता है, स्टैग्नेट कर जाता है। तो ये तीनों चीजें जब हो जाती हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि एयर जो है वो आपके एल्वियोलाई तक नहीं पहुंच पाती है, एयरवे में बीच में कहीं फंसी रह जाती है। और वो चीज जो है वो लीड करती है, जो एक टिपिकल सिम्टम आता है एयर हंगर का, जो एस्मा में आता है, वो इसकी वजह से आता है। इसकी जो इंसिडेंसेस हैं वो 60% तक जो है लास्ट 3 डेकेड्स में इंक्रीज हो चुके हैं, 61% तक बच्चों में होती है और एडल्टहुड तक कंटिन्यू चलती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग होते हैं जिनको बचपन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और उनको बड़े होके हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ऑक्यूपेशनल हैजर्ड हो जाता है कि वो किसी एक मखसूस माहौल में रह रहे होते हैं, वहां पे उनको अस्थमा की सिम्टम्स आ जाते हैं।
कुछ ये है कि जी आपका रास्ता है, रास्ते में कोई ऐसी फॉग वगैरह वाली जगह आती है जहां से आपका एक्सपोजर होता है, वहां पे आपको जाके मतलब एक बहुत अच्छी खासी एडवांस में जाके भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम यूजुअली जो भी कॉन्सेप्ट्स बना रहे होते हैं वो कब बना रहे होते हैं, जब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो उस तरह के सिम्टम्स शो कर रही हो। तो ऐसा ही यहाँ पे भी है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में छोटे बच्चे ज्यादा अफेक्ट होते हैं और फिर वो जो कंडीशन है वो कंटिन्यू करती है। पाकिस्तान में 19.36% इंसिडेंस है एस्मा का और 30% फीमेल प्रिपोनेरेंस पाई जाती है एज कम्पेयर टू मेन। एस्थमा की ट्रिगर्स क्या है, वो क्या क्या चीजें हैं जो एस्थमा प्रोड्यूस कर सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पोलन, जैसे मैंने आपको बताया था कि पोलन जो है यानी एक ऐसा टाइम है जब पोलन्स गिरते हैं, पूरी फजा में फैले हुए होते हैं। एक पोलिनेशन का एक प्रोसेस है जो अल्लाह ताला की तरफ से है, तेज हवा चलती है, फ्लाइज वगैरह होते हैं जो पोलन लेके जा रहे होते हैं, तो वो पोलन किसी भी किस्म का जो पोलन है वो एलर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, physical, mechanical stress, anything can cause asthma. फंगल स्पोर्स, बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे फंगल ग्रोथ हो रही है वहां पे स्पोर्स फैल रहे हैं, अगर तो वो स्पोर्स जो हैं वो अस्थमा कॉज कर सकते हैं। एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा भी है जिसमें नॉर्मली पेशेंट सही रहता है, लेकिन एक्सरसाइज करने के नतीजे में उसके जो सिम्टम्स हैं वो अस्थमा के आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन हो गई, वाटर पोल्यूशन हो गई, फूड पोल्यूशन हो गई, उसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जिनको स्पेसिफिक फूड मटेरियल से जो है वो एलर्जी होती है, उसके अंदर ग्रेन्स होते हैं, उससे एलर्जी होती है। डस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एलर्जी कॉज करने का। आहिस्ता आहिस्ता करके वो चीज जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वो डस्ट एलर्जी होती है वो पहले सिर्फ छींकने और नाक नेजल सोरनेस के ऊपर रहती है, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो एलर्जिक जो एस्थमा है उसकी तरफ भी ले जा सकती है। ठंडी हवा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को ठंडी जो ह्यूमिड एयर होती है उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाते हैं। पेट्स, जैसे मैंने आपको बताया, फोरमोस्ट रीजन फॉर जनरेटिंग एस्थमा इज प्रेजेंस ऑफ पेट्स। फरी एनिमल्स जितने भी हैं आपके, उनके फर, उसके अंदर जो पोलन्स होते हैं, उनके अंदर जो डस्ट भर जाती है उनके बालों में, वो तमाम चीजें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन के क्या चीज सबसे ज्यादा। बहुत सारी दफा में अगर एस्थमा डेवलप हुआ है तो आपकी कंडीशन को मजीद खराब एंगर भी कर सकता है। बग्स एंड स्पेसिफिकली कॉकरोचेस आर द मेजर रीजन फॉर एस्थमा। केमिकल फ्यूम्स किसी भी किस्म के, जैसे कि आप एंटी मॉस्किटो स्प्रे कर रहे हैं, तो वो भी अगर एक दफा सेंसिटाइजेशन हो गई है तो वो दैट कैन आल्सो कैन कॉज एस्थमा और एस्थमेटिक कंडीशन। Smoking, active and passive smoking both contribute in the development of asthmatic condition. Say for example एक बंदा वो स्मोक कर रहा है, वो तो कर रहा है, लेकिन फजा में जो वो बू फैली हुई, अगर कोई उससे सेंसिटाइज हुआ है तो उसको अस्थमा के अटैक्स आ सकते हैं और बहुत ज्यादा आ सकते हैं। तो दीज आर द मेजर ट्रिगर्स ऑफ एस्थमा। उसके बाद फिर आपके पास आ जाती है, यही वो तमाम चीजें हैं अगेन जो ट्रिगर्स की बात की थी, उन्हीं की ये डिफरेंट डिटेल्स हैं। इसके अलावा इन एडिशन टू ऑल दोज थिंग्स, ये जैसे मैंने कहा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी पाई जाती है। देयर आर सर्टेन जीन्स which are characterized by hyper-responsiveness of the airway। तो स्पेसिफिकली एक ये भी फैक्टर है। जैसे सेक्स का बताया है, मोर इन मेल्स। अच्छा जी, उसके बाद फिर जैसे ये चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। वायरल इन्फेक्शंस अगर रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं वो एस्थमेटिक कंडीशन डेवलप बहुत जल्दी कर देते हैं। लाइक एक बंदा है जिसको फ्लू हो रहा है, अगर 3-4 साल लगातार सीजनल फ्लू हो रहा है तो उसके बाद एस्थमा की कंडीशन उस फ्लू के नतीजे में डेवलप हो सकती है। सीजनल वेरिएशन 35% ऑफ केसेस के अंदर पाई जाती है। डाइट में पीनट्स, एग्स, व्हीट, चीकू, व्हाटएवर, किसी भी चीज से डेवलप हो सकता है। बहुत सारे लोगों को अस्थमा जो है वो चिकपीस का जो आटा होता है यानी जो बेसन होता है उससे भी अस्थमा डेवलप हो सकता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ कंडीशंस व्हिच कैन कॉज अस्थमा। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के हम पर बात कर चुके हैं, गुस्सा वगैरह। ड्रग्स लाइक एस्पिरिन इंड्यूस एस्थमा, अभी पिछले दिनों बढ़ के बैठे थे, बीटा ब्लॉकर्स जो हैं एस्थमा की कंडीशन को एग्जैसरबेट कर देते हैं। तो ये तमाम चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं।
अच्छा जी, पैथोफिजियोलॉजी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये पैथोफिजियोलॉजी को जो है वो इस तरह से कहा जाता है कि जैसे कि हमने बात की थी कि मेजर जो ट्रिगर है अस्थमा होने का वो एलर्जिन है। ठीक है, अब एलर्जिन कोई सा भी हो सकता है, हम सारे ही एलर्जेंस के ऊपर बात कर चुके हैं। ठीक है जी, अब ये एलर्जन जो है वो फर्स्ट एक्सपोजर के ऊपर यानी आपकी बॉडी में एंटर हुआ थोड़ा थोड़ा करके, तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो है आईजीई बना देता है। ठीक है जी, अब ये जो आईजीई है वो नेक्स्ट जो एक्सपोजर्स होंगे उनमें क्या करेगा, आपको मालूम है कि मास्ट सेल के सरफेस के ऊपर जब आईजीई आके बाइंड कर जाता है तो और आईजीई जो है वो इस एलर्जिन को, से फॉर एग्जांपल मैं इसको डिफरेंट कलर से बना देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस हो सके। ये जो है ये एलर्जिन है, ठीक है, आईजीई के साथ बाउंडेड है। दूसरा जो है आपके पास, अब इसमें क्या होता है, आईजीई के क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ठीक है, ये एलर्जिन के साथ बाइंड करता है आपके इस तरह से मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है। इसके नतीजे में मास्ट सेल जो है वो हिस्टामिन रिलीज कर देते हैं, यानी डीग्रेन्युलेशन होती है ऑफ द मास्ट सेल्स और हिस्टामिन की रिलीज हो जाती है। अब ये जो हिस्टामिन की रिलीज होती है, अब ये क्या क्या होता है साथ में, खाली हिस्टामिन रिलीज नहीं होता, ये जो मास्ट सेल का जो आईजीई के साथ जो कॉम्प्लेक्स है, इन एडिशन टू दिस जो है पहले हिस्टामिन रिलीज करता है जो कि फर्स्ट जो चीज आ गई, और उसके नतीजे में जो आपको हिस्टामिन के रिलीज के नतीजे में दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है, स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्शन, या कॉन्ट्रैक्शन कह लें साथ में। अच्छा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो अगर ब्रोंकियल ट्री के अंदर हो रहा है तो ऑब्वियसली वो ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन कहलाएगी। उसके साथ जब ये चीज हो रही होती है तो इसके नतीजे में फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड कम हो जाता है, मार्केटली डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, अब ये जो वाली जो फिगर जो मैं बना रही हूँ, ये बेसिकली आपकी जो कैटजिंग है, बुक का नाम है जी बेसिक एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटजिंग, उसमें से ये मैं बना रही हूँ, तो अगर आप लोग चाहो तो उसको वहां से बुक से भी इस फिगर को चेक कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टामिन रिलीज होता है, जो नेक्स्ट फ्यूअर एक्सपोजर्स होते हैं, जो दिस वाज से फॉर एग्जांपल समझ लें कि दिस इज फर्स्ट, वरना तो शुरू शुरू में जब इनिशियल तो आईजीई जब बन गया उसके बाद का जो फर्स्ट एक्सपोजर उसकी बात करें। फर्दर मल्टीपल एक्सपोजर्स हो रहे हैं, नेक्स्ट एक्सपोजर्स, और उसके अंदर फिर आपके पास जो चीजें रिलीज होती हैं वो हो गई प्रोस्टाग्लैंडिन D2, ल्यूकोट्राइन C4, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अभी आप लोगों ने ये पैथोलॉजी में पढ़ा नहीं है, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कहलाते हैं। जब ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं तो ये एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, और वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जाके जो हमने अभी पीछे बात की थी, स्वेलिंग, रेडनेस, ठीक है जी, इंक्रीज सीक्रीशंस, ये तमाम चीजें कॉज कराना शुरू करता है, लोकल इरिटेशन, ये तमाम चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। इसके नतीजे में फर्दर जो है वो आपकी स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है जी, म्यूकस सीक्रीशन होगा। ठीक है, म्यूकस सीक्रीशन होगा, और उसके अलावा तीसरी चीज क्या होगी, स्वेलिंग। ये तीन चीजें होंगी। अब फर्दर क्या होता है कि अब अगर मल्टीपल एक्सपोजर्स होते चले जा रहे हैं तो इसके साथ अभी तक तो खाली मास्ट सेल्स एक्टिवेट हुए थे, अब आपके टी लिम्फोसाइट्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है जी, और टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होने के बाद
फर्दर जो बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे होते हैं, उनमें इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, ठीक है जी। इसके बाद फिर GM-CSF, ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, उसके अलावा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ये तमाम चीजें रिलीज होनी शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे ये जो चीजें कर रही हैं क्या है कि इन्फ्लेमेशन भी कर रही हैं और साथ में हीलिंग भी कर रही हैं, इन्फ्लेमेशन भी कर रही हैं साथ में हीलिंग भी कर रही हैं, यानी दिस लीड्स टू इन्फ्लेमेशन, healing, and this cycle goes on, and this is the typical characteristics of chronic inflammation। ठीक है जी। अब इसके नतीजे में क्या होता है कि आपके जो है वो ये जो सारे मीडिएटर्स हैं ये कॉज करते हैं, नंबर 1 एडिमा, नंबर 2 म्यूकस हाइपर सिक्रीशन, नंबर 3 स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि मतलब अब वेल डेवलप्ड मैकेनिज्म हो गया, जो थोड़ा बहुत कहीं हो रहा था कहीं नहीं हो रहा था वो खत्म हो जाता है जब इतने ज्यादा अमाउंट में मीडिएटर्स रिलीज हो रहे होते हैं, तो फिर वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो जाता है और जो कंटिन्यूसली जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस करवा रहा होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। एंड या लास्ट इंक्रीज ब्रोंकियल रिएक्टिविटी। ठीक है जी। ये तमाम चीजें होती हैं जिसके नतीजे में टिपिकल एस्थमेटिक रिस्पॉन्स आता है। ये इन तमाम चीजों के नतीजे में टिपिकल एस्थमेटिक रिस्पॉन्स आता है, जिसको हम एयर हंगर कहते हैं। ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टेटस एस्थमेटिकस। ठीक है जी। तो दिस इज बेसिकली द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्थमा। इसके बाद फिर हमारे पास जो सिम्टम्स हैं अस्थमा के, जो हम अभी थोड़ी देर पहले, दिमाग में ये चीज रखिएगा कि 3 चीजें हो रही हैं। एक तो एडिमा हुआ हुआ है जिसकी वजह से एयरवे छोटा हो गया है, दूसरा जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई, उसने फर्दर जो ब्रोंकाई हैं उनको छोटा कर दिया, और तीसरा क्या है कि जो फर्दर जो उस पूरी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के नतीजे में मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन के नतीजे में जो म्यूकस की जो बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो रही है, उसने पूरा जो ब्रोंकस है उसको ब्लॉक कर दिया। अब इन 3 चीजों के नतीजे में आपके पास जो एयर आ रही है वो कम आ रही है, फंस फंस के आ रही है, एल्वेलाई तक जा नहीं पा रही, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पा रहा प्रॉपर तरीके से, ऑक्सीजन का इनपुट और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपल्जन, दोनों चीजें मतलब अफेक्ट हो रही हैं, और उसके नतीजे में जो पेशेंट को जो सिम्टम्स डेवलप होंगे, बहुत ज्यादा कफ, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि अपने एयरवे को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है ताकि ऑक्सीजन जो है वो थोड़ी सी नीचे तक पहुंच सके, बहुत ज्यादा फोर्स लगा के ब्रीदिंग करने की कोशिश करेगा, जिसके नतीजे में चेहरा जो है वो पहले सुर्ख होता है और उसके बाद फिर नीला होना शुरू हो जाता है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से। गर्दन के सारे मसल्स अकड़े हुए होते हैं, सामने की तरफ जो है पेशेंट जो है वो थोड़ा सा झुक के अपने आप को जो है वो बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहा होता है, उसके सारे मसल्स, पूरी बैक, सारे पेट के जो एरिया है वो पूरा अकड़ा हुआ होता है, उसमें शदीद किस्म की उसको पेन की भी कैफियत हो रही होती है। अगर उसको स्टेथोस्कोप के ऊपर देखते हैं तो
सीटी बजने की सी आवाज आपको यानी जो रेस्पिरेशन हो रही होगी उसके अंदर आप पेशेंट को बोलेंगे ब्रीद इन ब्रीद आउट करने में, तो आपको स्टेथोस्कोप पे सीटी बजने की सी आवाज आती है, दैट इज नोन एज वीजिंग। वो भी हो रहा होता है। ऑब्वियस सी बात है, सांस नहीं आ रही है, बंदा सोएगा कैसे? तो यूजुअली फिर ये होता है कि बैठ के इंक्लाइन करके अपने आप को एटलीस्ट 60 डिग्री का इंक्लिनेशन करके बैठ के सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल बेड के अंदर तो आप 60 डिग्री का इंक्लिनेशन बेड पे कर सकते हैं, फोल्डेबल बेड्स होते हैं। घर में इस तरह नहीं हो पाता, तो लोग जो है वो तकिए लगा के अपने आप को थोड़ा सा इंक्लाइन करते हैं, या फिर कोई जो नरम सा सोफा होता है उसके ऊपर पूरी पूरी रात गुजार रहे होते हैं। सो दैट इज, और उसमें भी फिर ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे ऑक्सीजन जो है वो कम हो रहा है। चेस्ट में शदीद किस्म का पेन होता है, क्योंकि एक तो आप बहुत ज्यादा जोर लगा के ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो आपके जितने भी इंस्पिरेटरी मसल्स हैं वो थक जाते हैं, उसकी वजह से चेस्ट में पेन हो रहा होता है। दूसरी एक रीजन ये हो रही होती है कि जो ऑक्सीजन नहीं आने की वजह से हार्ट अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, हार्ट की जो बीट्स हैं वो एबनॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं, जिसके नतीजे में एडिशनल चेस्ट पेन हो सकता है पेशेंट को। कॉमन कोल्ड यूजुअली हो रहा होता है नाक बहना और रनिंग नोज है, साथ में छींकें आ रही हैं, आंखों से पानी बह रहा है। टायर्डनेस, ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं आ रहा है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा टायर्डनेस, इनएबिलिटी टू डू द नॉर्मल रेगुलर रूटीन वर्क, वो नहीं कर पा रहा होता पेशेंट। डिफरेंट किस्म की एलर्जीज ऑब्वियसली होती हैं, तो अस्थमा के सिम्टम्स जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं। अस्थमा की टाइप्स क्या क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अस्थमा? एलर्जिक अस्थमा है जिसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इम्यून आईजीई बेस्ड है, जिसकी आपको मैंने अभी पैथोफिजियोलॉजी भी बताई। नॉन एलर्जिक टाइप में क्या होता है कि इरिटेंट्स होते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है और म्यूकस सिक्रीशन कराता है, जिसके नतीजे में आपको जो है वो फिर अगेन सिम्टम्स अस्थमा के ही आते हैं। मोस्ट कॉमनली जो एस्थमा होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ द टू होता है, यानी एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक एस्थमा की कॉम्बिनेशन होती है। फर्दर जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं वो है कफ वेरिएंट एस्थमा, जिसके अंदर कोई और सिम्टम नहीं होता है सिवाय परसिस्टेंट कफ के, ड्राई कफ होती है और कुछ भी पेशेंट को नहीं होता, लेकिन जब आप उसका एक्सरे कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि नहीं जी, इसको तो अच्छा खासा एस्थमा के की जो चेंजेस हैं चेस्ट के अंदर वो आनी शुरू हो चुकी है। एक्सरसाइज इंड्यूस, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप बिफोर, ड्यूरिंग या आफ्टर एक्सरसाइज अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा कहलाती है। नॉक्टर्नल एस्थमा जो है रात के टाइम पे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, स्लीप एपनिया हो रहा होता है, यानी सोते में ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है, जिसके नतीजे में उसकी जो एस्थमा की जो सिम्टम्स हैं, पूरा दिन आराम से सुकून से गुजारने के बाद मगरिब का जो टाइम है, जैसे शाम का जो टाइम है, उसके बाद से पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो वर्सन होना शुरू हो जाते हैं। ऑक्यूपेशनल एस्थमा लाइक फैब्रिक या कोल या वुड वर्किंग या फार्मिंग करते हुए अगर पेशेंट को एस्थमा डेवलप होता है तो हम उसको, और कोई चीज नहीं है तो फिर हम उसको ऑक्यूपेशनल एस्थमा भी कहते हैं। डायग्नोसिस अगर आपने करनी है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हिस्ट्री है, कि जी पेशेंट को पहले आप उसकी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री पूछेंगे, उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, फैमिली में कितने लोगों को अस्थमा या चेस्ट की कंडीशंस रही हैं, ये जरूर पूछना है आपको। उसके अलावा ये कि जी सबसे पहली मर्तबा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कब हुई थी, किस तरह हुई थी, क्या महसूस हुआ था, वो तमाम चीजें, कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, कोई मेडिकेशन उसके हवाले से ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो एक कंप्लीट जो हिस्ट्री होती है वो पूरी लेनी पड़ती है। फिजिकल एग्जामिनेशन कराई जाएगी, उसमें आपको जो है जब पेशेंट, सिम्टम्स तो सारे बता दिए ना मैंने, उसके बाद वीजिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग देखने में लग रहा है, पेशेंट सामने की तरफ झुक के अपने आप को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, बाजुओं को टाइट करके उसने घुटने पे रखा हुआ है क्योंकि उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और उसके अलावा जब स्टेथोस्कोप से देख रहे हैं तो वीजिंग आ रही है, तो फिर ये फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाती है। एक और जो तरीका है वो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराने का। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या कर रहे होते हैं आप, ये मैं बता देती हूँ आपको। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम क्या कर रहे होते हैं कि यहाँ पे देखिए, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर इस तरह का एक अपैरेटस होता है जो कि सिस्टम के साथ अटैच्ड होता है, और उसमें जो है आपको नाक बंद करके मुंह से सांस लेना होता है। कुछ देर तक आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहते हैं, उसके बाद फिर एक बड़ा सा सांस अंदर लेना
और एक बड़ा सा सांस बाहर निकालना, लेकिन सब कुछ मुंह से करना है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रेस्पिरेटरी जो भी काम हो रहा है वो मुंह से हो रहा है, नाक को बंद कर दिया जाता है। तो उसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना, कभी-कभी होता है अस्थमा के सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं और पेशेंट को बहुत पेन भी महसूस होता है, लेकिन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इसी तरह से होते हैं। जो ग्राफ रिजल्टेंट निकल के आता है वो ये कि जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो इस तरह का ग्राफ है। एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अगर बहुत ज़्यादा फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है। इसको आप नॉर्मल से कंपेयर कर लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट है उसमें कितना % कॉम्प्रोमाइज आ चुका है। तो एक ये तरीका होता है अस्थमा को मतलब डायग्नोज करने का। उसके बाद फिर आपके पास है पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट। इसको किस तरह से चेक कर रहे होते हैं कि टेस्ट करते हैं कि जी कितना तेजी के साथ पेशेंट जो है वो एक्सहेल कर सकते हैं, यानी बाहर निकाल सकते हैं अपने सांस को। और उसको जो है ये इस तरह की मीटर डिवाइस होती है, इसमें आपने करना होता है, देखना होता है कि कहाँ तक आप मीटर ले जा सक रहे हैं। जितना ज्यादा ले जा सकते हैं उतने स्ट्रॉन्ग आपके वो है, क्या कहना चाहिए, लंग्स हैं कि आप इतनी फोर्स एक्सपिरेशन कर पा रहे हैं। अगर वो एक्सपिरेशन से आप, अच्छा यहाँ पे एक और भी चीज होती है, फ्लो रेट में एक बॉल होती है, उसको आपने एक्सपायर करके जो है वो, या बहुत तेजी से इंस्पायर करके उस बॉल को ऊपर उठाना होता है। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि पेशेंट जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसका जो लंग्स है वो कितने % फंक्शनल रह गए हैं। एक्सरे चेस्ट जो है वो किस तरह से बताता है आपको कि देखिए जी, ये बेसिकली एक्सरे चेस्ट है, एक एस्थमेटिक पेशेंट का एक्सरे चेस्ट है। ये पोर्शन जो आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, दिस इज द कार्डियक सेल हाउस, इसको छोड़ दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोन्स वगैरह सब नॉर्मल है, सेंटर में बिल्कुल है, अलाइन हुआ हुआ है। ये जो डार्क पॉइंट्स हैं, निशान हैं, इनको भी छोड़ दें क्योंकि ये जो है वो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स हैं। ये ऐसे ही नजर आती हैं। असल जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देखने वाली वो ये कि ये देखिए मार्क्ड ब्रोंकियल लाइनिंग्स, ये पूरे जो ब्रोंकियल लाइनिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा मार्क्ड है दोनों साइड पे। दिस इज डायग्नोस्टिक ऑफ एस्थमा, या जो एलर्जिक एस्थमेटिक कंडीशन है उसमें। उसके मुकाबले में ये आपके लिए मैंने नॉर्मल रखा है। ये देखें, ये ब्रोंकियल मार्किंग, हार्ट का सिल हाउट सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जो चीज है वो ये कि यहाँ पे ब्रोंकियल मार्किंग्स प्रोमिनेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे प्रोमिनेंट नजर आ रही है। सो दिस इज द डायग्नोस्टिक ऑफ एस्थमा। इसके बाद फिर आपके पास जो नेक्स्ट टेस्ट आता है वो आर्टीरियल ब्लड गैसेस हैं। आर्टीरियल ब्लड गैसेस जो हैं उसके लिए आपका बेसिकली क्या किया जाता है कि एसिडिटी, पीएच, ऑक्सीजन के लेवल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स आर्टीरियल ब्लड से निकाले जाते हैं। सो आपका जो पंक्चर है वो वेनी पंक्चर, नॉर्मली जब हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हम कोशिश क्या करते हैं कि किसी वेन से कलेक्ट करें। वजह उसकी है कि वहां पे जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो होता है, तो क्लॉट जल्दी बन जाता है। आप उसको थोड़ी देर दबा के रखें, ब्लीडिंग रुक जाती है। ठीक है जी। आर्टीरियल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, आपको मालूम है कि लगभग बड़ी जितनी भी आर्टरीज हैं उनका जो आर्टीरियल प्रेशर है वो हार्ट के जो लेफ्ट साइड का जो हार्ट है उसके ब्लड प्रेशर के तकरीबन लगभग बराबर बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वेसल जो है वो बहुत ज्यादा जोर से पंप भी कर रही है, और उतने पंप में क्लॉटिंग फैक्टर्स जाके उस जो पंक्चर आपने किया उसको बंद करने का काम भी बड़ा मुश्किल है। तो थोड़ी सा रिस्की प्रोसीजर होता है, इसमें काफी प्रेशर और वेट देना पड़ रहा होता है ब्लीडिंग रोकने के लिए, और वो भी कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट जो है आप उसको प्रेशर देके रखते हैं, तब जाके ब्लीडिंग रुक जाने के चांसेस होते हैं। आर्टीरियल ब्लड गैसेस को अगर आप वेनस ब्लड गैसेस के मुकाबले में कंपेयर करें तो पीएच, एसिडिट मतलब पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है आर्टीरियल ब्लड गैसेस का और वेनल ब्लड गैसेस का सेम रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट जो ऑक्सीजन प्रेशर है वो कम होता है आर्टीरियल प्रेशर के मुकाबले में वेनल ब्लड में, क्योंकि ऑब्वियसली वो वेनस ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, तो उसमें ऑक्सीजन का जो प्रॉपर लेवल है वो आप नहीं कैलकुलेट कर सकेंगे। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस तरह से भी कि आर्टीरियल ब्लड गैसेस की बेसिस पर आप ये डायग्नोज कर रहे होते हैं कि पेशेंट को टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है या टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है। सिवियर एस्थमा की कंडीशन में रेस्पिरेटरी फेलियर है जब भी एस्थमा इतनी बुरी हालत को पहुंचता है कि पेशेंट बिल्कुल नीला पड़ जा रहा होता है और बेहोश होने के करीब हो रहा होता है।
तो ऐसी सूरत में आपको ये डायग्नोसिस बनाना होता है कि अगर तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है आर्टीरियल ब्लड गैसेस की बेसिस के ऊपर, तो आपको जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी या सीपैप देके या जो है आप नेबुलाइज करके पेशेंट को और आईवी स्टीरॉइड्स वगैरह देके पेशेंट को कंट्रोल कर सकते हैं आईसीयू सेटिंग के अंदर। लेकिन अगर पेशेंट को टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर आ गया, यानी आर्टीरियल ब्लड गैसेस इस लेवल पर आ गई हैं कि टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर आ गया, तो पेशेंट को वेंटिलेट करना पड़ रहा होता है, यानी वेंटिलेटर के ऊपर डालना पड़ता है उसको। तो ये जो डिसीजन है कि टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है या टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है, वो ये चीज भी डायग्नोस कर रहा होता है कि आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट कैसे देनी है। सो आर्टीरियल ब्लड गैसेस उस पर्पस को फुलफिल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास आता है ऑक्सीमीटर। ये थोड़ा सा आसान एक मैकेनिज्म हो गया है, आपने ये चीज नोटिस भी की होगी। हॉस्पिटल में आपके जो पेशेंट्स को मॉनिटर लग रहा होता है उसके साथ एक हार्ट के अंदर आप एक लगा देते हैं ऑक्सीमीटर। सो वो आपका जो है वो पल्स बता रहा होता है और साथ में ये बता रहा होता है कि आपका जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजनेशन कितनी है। घर के लिए पोर्टेबल ऑक्सीमीटर्स भी अवेलेबल हैं। उसके ऊपर अगर आप पेशेंट है जो कोई हॉस्पिटलाइज नहीं है घर पे और आप उसका ऑक्सीजन प्रेशर देखना चाह रहे हैं, तो ये एक तरीका है। इससे ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल 85% से नीचे चला जा रहा होता है ऑक्सीजन, अब वैसे तो 90% पे कहते हैं, लेकिन अगर तो घर के अंदर आप रख रहे हैं और पेशेंट को और कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं और 85% से कम हो रहा है, तो पेशेंट को ऑक्सीजनेट करना होगा और साथ में जो है उसको नेबुलाइज करना होता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपके पास आता है एलर्जिक स्किन रिएक्शन। अब बहुत सारी दफा में ये भी होता है कि आप डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको एस्थमा का एलर्जिक स्किन टेस्ट करना पड़ता है। उसके अंदर आप क्या करते हैं कि एलर्जन लेते हैं, उसका ड्रॉप बनाते हैं, उसको स्किन के अंदर डालते हैं और उसके बाद रिएक्टिविटी टाइम चेक कर लेते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चल रहा होता कि उनको एलर्जी किस चीज से, और वो कुछ भी ले रहे होते हैं तो उससे उनको जो है वो रिएक्शन आ रहा होता है और समझ में नहीं आ रहा होता कि पेशेंट को ट्रीट कैसे करें, क्योंकि अगर एलर्जिक एस्थमा है तो ऑब्वियसली पेशेंट हैज टू अवॉइड दोज एलर्जीज एज वेल। सो उस कंडीशन के लिए फिर उन्होंने ये एक तरीका रखा है कि जी मल्टीपल जो एलर्जेंस होते हैं वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं और उस पर उनका रिएक्शन देख लिया जाता है। अगर तो ये इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये वो एलर्जेंस हैं जिनके साथ पेशेंट सेंसिटाइज है, और यहाँ पे अगर रिएक्शन नहीं आ रहा है तो ये वाली जो चीजें हैं इनसे पेशेंट जो है वो सेफ है, ये पेशेंट इस्तेमाल करे, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये वाले जो एलर्जेंस हैं वो पेशेंट को जरूर इस्तेमाल करने, क्योंकि उनकी जरूर इस्तेमाल नहीं करने, इनसे अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो है इसको फिर एस्थमा के रिएक्शंस भी क्रिएट करवा सकता है। उसके अलावा फिर जो है आप यूसिनोफिल्स और आईजीई लेवल्स जो हैं वो चेक कर लेंगे अगर ज्यादा आ रहे हैं, या आपका जो है वो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में यूसिनोफिल लेवल्स बढ़े हुए, सो आपको पता चल जाएगा कि जी पेशेंट की जो है वो एलर्जी और इस वक्त सिवियर किस्म की एलर्जिक कंडीशन डेवलप हुई है जिसकी वजह से पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। हाउ टू मैनेज अस्थमा, अब इसके हवाले से जब हम बात करते हैं तो जो ओरल थेरेपी हम दे रहे हैं अस्थमा के लिए, ओरल भी होती है, फिर उसमें ये गलती से मैंने हेडिंग डाल दी है, ओरल हो गई या जो आपकी जो है एरोसोल जो कहलाती है थेरेपी, वो सारी मिलाकर। तो ब्रोंकोडायलेटर्स यूजुअली दी जा रहे होते हैं, जो डिफरेंट ब्रोंकोडायलेटर्स इस्तेमाल होते हैं उनमें बीटा एगोनिस्ट हैं, शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, एल्ब्यूटेरॉल, टर्ब्यूटेलिन, साल्ब्यूटामॉल। साल्ब्यूटामॉल आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रहा होता है। मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट में इप्राट्रोपियम का नाम बहुत सुना होगा, यूजुअली इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड दी जा रही होती है। मिथाइलजैंथीन डेरिवेटिव्स में थियोफाइलिन, अच्छा ये थियोफाइलिन ये वही है जो अमाइनोफाइलिन हम डिस्कस कर चुके हैं कार्डियोवास्कुलर में। मैं इसके साथ टैग भी कर दूंगी उस वीडियो को, काफी सारी डिटेल्स उधर थी तो यहाँ पे मैंने उनको दोबारा से रिपीट भी नहीं किया। ठीक है जी, तो ये ब्रोंकोडायलेटर्स हैं जो कि बेसिकली ब्रोंकोडायलेशन कॉज कर रहे होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, स्टीरॉइड्स, सेक्लेरोनाइड है जो कि यूजुअली आपको एरोसोल से अगर आप दे रहे हैं, वरना फिर एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो स्टीरॉइड्स के वो आ जाएंगे, उनके ऊपर भी बात करेंगे। हिस्टामिन रिलीज इनहिबिटर्स हैं जो कि हिस्टामिन को रिलीज ही नहीं होने देंगे, तो आपका जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा और पेशेंट जो है वो थोड़ा बेहतर सर्वाइव कर पाएगा। क्रोमोलिन सोडियम, नेडोक्रोमल सोडियम, क्रोमोलिन यूजुअली कॉमनली इस्तेमाल होती है, नाम काफी सुना हुआ होगा, मशहूर है। ल्यूकोट्राइन पाथवे इनहिबिटर्स, यानी ये वो हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जिनके नतीजे में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे हैं। तो इनहिबिशन ऑफ 5 लाइपोक्सिजेनेज
ठीक है, यानी लाइपोक्सिजेनेस पाथवे को इनहिबिट कर रहा है, सिंथेसिस ही नहीं करवाने दे रहा, दैट इज ज़ेल्यूटोन। ठीक है, और उसके मुकाबले में दूसरा है कि जी जो ल्यूकोट्राइन बन रहा है वो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड ना करे, तो उसके लिए मॉन्टेल्यूकास और ज़ाफिरल्यूकास ड्रग है इस्तेमाल होती है, जो कि इंटरैक्ट करती है विद द रिसेप्टर सो दैट ल्यूकोट्राइन कैन नॉट बाइंड टू इट, और उसके नतीजे में जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ये जनरेट कर रहा है उसको ये रोक सके। अच्छा जी, बीटा टू एगोनिस्ट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया ड्रग्स जो हैं वो इस तरह से, सालमेट्रोल जो है लॉन्ग एक्टिंग है, इसका ड्यूरेशन जो है वो 12 आवर्स का है। मोड ऑफ एक्शन इसके दो हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्शन इसका क्या है कि बीटा टू रिसेप्टर्स को ये एक्टिवेट करता है बाय जी स्टिमुलेटरी, यानी साइक्लिक एएमपी को के लेवल्स को इंक्रीज करता है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिविटी को कम करता है। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि जो 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 कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो पाती, और जब वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाती तो उसके नतीजे में रिलैक्सेशन होती है। अगर आप चाहें तो इसके लिए आपके साथ में स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन वाली जो वीडियो है जो मैंने फिजियोलॉजी की आपको बताई भी थी, आप वहां से भी देख सकते हैं, वो मैं इसके एंड पे प्रेजेंटेशन के एंड पे टैग कर दूंगी, तो आप चाहें तो वहां से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं लाइट चेन काइनेज एक्टिविटी के लिए। इनडायरेक्ट इनहिबिशन किस तरह से कि जी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन मीडिएटर्स लाइक हिस्टामिन एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं कराएगा, नहीं कराने देगा, तो उसके नतीजे में जो है वो आपको एयरवे जो है वो क्लियर हो जाएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करता है कि जो म्यूकस है, जो आपकी जो सीलियरी जो आपकी जो म्यूकोजा है उसके ऊपर जो म्यूकस सीक्रेशन है उसकी थिकनेस को कम कर देगा, ताकि एयरवे क्लियर हो जाए, यानी बलगम बहुत सारा, और वो जो होता है ना म्यूकोइड जो बलगम होता है वो बहुत सारा निकलेगा, तो उसके नतीजे में एयरवे क्लियर होगा तो सांस लेने में पेशेंट को आसानी हो जाएगी। इनहेलेशनल रूट मीटर डोजेस होते हैं या पफ्स होते हैं, उनके थ्रू आप स्पेसर के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोंकोडाइलेशन जो है वो 15 टू 30 मिनट्स में हो जाती है और 3 टू 4 आवर्स तक जो है ये रहती है। स्टेटस एस्थमेटिकस में या लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए बीटा टू एगोनिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट में टेकिकार्डिया है, पैल्पिटेशन है, ट्रेमर्स है, हाइपोकैलीमिया है। क्यों? इसलिए कि पोटेशियम की एंट्री को ये बढ़ा देता है सेल के अंदर। इप्राट्रोपियम टायोट्रोपियम है, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकेज करता है मस्क्यूलिनिक रिसेप्टर्स की, यानी एसिटाइलकोलिन को बाइंड नहीं होने देता। जैसे हमने बात की थी कि एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक, अगर नॉन एलर्जिक, आपको याद हो हमने भी बात की थी कि नॉन एलर्जिक जो रिएक्शन होता है उसमें पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, जिसके नतीजे में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और म्यूकस सीक्रेशन हो रही होती है, वो चीज को ये रोकता है, और उसके नतीजे में आपका जो प्रिवेंशन ऑफ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कैसे होती है कि वेगल स्टिमुलेशन जो हो रही थी इस पाथवे को ये रोक देता है। काइनेटिक इनहेलेशनल रूट से देते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन अचीव होती है 30 टू 60 मिनट्स में और 6 टू 8 आवर्स तक परसिस्ट करती है। इंडिकेटेड इन ओल्ड पेशेंट्स जिनको परमानेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है उनको दी जाती है। नॉन रिस्पॉन्सिव पेशेंट्स टू लॉन्ग टर्म बीटा एगोनिस्ट ड्रग्स उनको दी जाती है, या फिर बीटा टू एगोनिस्ट के साथ एडिशन करके दी जाती है। वेल टॉलरेटेड है लेकिन बिटर टेस्ट होता है। ग्लोकोमा कॉज कर सकता है इन ओल्ड एज पेशेंट्स व्हेन इट इज नेबुलाइज। अच्छा, आपने नोट किया होगा नेबुलाइजर का जो मास्क होता है उसमें से चारों तरफ से फ्यूम्स निकल भी रहे होते हैं, ठीक है, और यूजुअली वो फ्यूम्स आंखों में जा रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंट को ये कहा जाए कि आप आंखें बंद रखें उस टाइम तक, क्योंकि ये जो ड्रग है वो डायरेक्ट एक्शन से, यानी आपके कंजंक्टिवा के ऊपर डायरेक्ट एक्शन से जो है वो पेशेंट के ग्लूकोमा जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ा के ग्लूकोमा कॉज कर सकती है। ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन, जो कि इसकी जो स्पेसिफिक जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो आते हैं। इनका जो कॉम्बाइंड इनहेलर है वो जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के जो पेशेंट्स हैं, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसेमा के जो पेशेंट्स हैं उनको ये जो ड्रग है वो इनहेलेशन के फॉर्म में दी जा रही थी। ड्राइड पाउडर इन कैप्सूल्स होते हैं जिनको इनहेलर में, स्पेसिफिक इनहेलर में रख के और फिर इनहेल करना होता है। मिथाइलजेंथीन डेरिवेटिव्स हो गए, इसमें आ जाता है आपके पास थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन, जो कि कॉम्बिनेशन है थियोफाइलिन का, वो मैं भूल गई थी, फिनाइल इथाइलिन अमाइड करके कुछ ड्रग का नाम है वो आपको मालूम है। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, ठीक है जी, और इसके नतीजे में जो साइक्लिक एएमपी का जो ड्यूरेशन है
वो बढ़ जाता है। और साइक्लिक एएमपी का काम क्या है? बेसिकली ब्रोंकोडायलेशन कराना। दूसरा काम ये करता है, एडिनोसिन की जो रिलीज है, जो रिसेप्टर इनहिबिट करता है एडिनोसिन रिसेप्टर्स को। और एडिनोसिन रिसेप्टर्स के ऊपर जब एडिनोसिन जाके बाइंड करता है तो हिस्टामीन और ल्यूकोट्राइन्स का रिलीज होता है जो कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को ये रिवर्स करता है। थर्ड जो है वो इंटरल्यूकिन 10 जो एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है जिसका काम बेसिकली इन्फ्लेमेशन कॉज कराना नहीं, इन्फ्लेमेशन को रुकवाना है। ये उसकी जो लेवल्स हैं उनको बढ़ाता है, क्योंकि जब हिस्टामीन रिलीज होती है तो इंटरल्यूकिन 10 की सीक्रेशन मार्केटली डिक्रीज हो जाती है। तो ये उस प्रोसेस को रिवर्स करता है जिसके नतीजे में इंटरल्यूकिन 10 बढ़ जाता है। और जब वो बढ़ जाएगा तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगी। 5 to 15 मिलीग्राम पर लीटर का थेरेप्यूटिक रेंज है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं किस तरह से उसको देना, उससे ऊपर टॉक्सिसिटी आ जाती है और कार्डिक एरिथमियाज जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कार्डिक एरिथमियाज हैं वो आ सकते हैं। डोज एडजस्टमेंट लिवर डिजीज में करानी है। ओरल जो है 3 to 4 मिलीग्राम पर केजी 6 आवरली के हिसाब से दी जाती है। क्लेरेंस जो है वो सिगरेट और मारिजुआना इसकी क्लेरेंस को इंक्रीज करते हैं, यानी साइटोक्रोम P1A2 जो एंजाइम है जो कि इसको मेटाबोलाइज करता है, ये उसको इंड्यूस करते हैं और ड्रग जो है वो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा सिगरेट और मारिजुआना के इस्तेमाल से। मारिजुआना बेसिकली इफ आई एम नॉट रॉन्ग चरस को कहते हैं, चेक कर लीजिएगा। मारिजुआना आई गेस चरस को कहा जाता है। डिक्रीज क्लियरेंस जो है वो लिवर डिजीज, निमोनिया और हार्ट फेलियर में होती है, क्योंकि साइटोक्रोम P1A2 इनहिबिट होता है इन तमाम डिजीजेस की वजह से। अच्छा जी, इसके बाद फिर आपके पास है प्रिकॉशंस में आपने क्या करना है कि जैसे हमने पहले भी बात की थी, थेरेप्यूटिक विंडो बहुत नैरो है इसका। तो सिर्फ उन हॉस्पिटल सेटिंग्स में आपने ये दवा देनी है जहाँ पे आप इसके ब्लड लेवल्स को चेक कर सकें रेगुलर बेसिस पे। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। सीजर और एरिथमियाज हो सकते हैं तो उसको चेक करना ज़रूरी है। अक्यूट एस्थमा के कंडीशन में ये दिया जाता है और ये जादू का असर करता है। मैंने अपने खुद हाथों से अमाइनोफाइलिन के इंजेक्शंस लगाए हैं। पेशेंट को सांस नहीं आ रही होती, यहाँ तक हालत होती है कि 1 से 2 मरतबा ये हुआ कि हमें लगा कि अब पेशेंट का आखिरी वक्त आ गया। इस बुरी तरह से पेशेंट मचल रहा होता है, ऑक्सीजन नहीं होती है और बिल्कुल बुरी तरह से अजीब बड़ी बड़ी आवाजों के साथ पेशेंट जो है वो तकरीबन बेहोशी की हालत में जा रहा होता है। द मिनट यू स्टार्ट द अमाइनोफाइलिन इंजेक्शन एंड विद इन 5 to 10 मिनट्स पेशेंट सर्वाइव और उठ के बैठ जाता है आराम से, और बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि 5 से 10 मिनट पहले वो दुनिया से जाने वाला था। इतना इफेक्टिव है ये आपकी जो स्टेटस एस्थमेटिकस है उसको कंट्रोल करने में। यहाँ तक इतना इफेक्टिव है कि पेशेंट्स यूजुअली इमरजेंसी में सिर्फ इस इंजेक्शन को लगवाने के लिए आ रहे होते हैं कि नहीं जी इंजेक्शन लगा दें। वो आप उनको ऑक्सीजन लगाएंगे, वो कहते हैं इंजेक्शन लगा दें। फिर आप उनको बोलेंगे कि जी नेबुलाइज कर लें, वो कहते हैं नहीं जी इंजेक्शन लगा दें। वो इंजेक्शन से एकदम से आराम आ जाता है। ये इतना इफेक्टिव है। ये मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये मेरा पर्सनल, इमरजेंसी वार्ड में चले जाएं या आईसीयू सेटिंग में पेशेंट की जो हालत हो उसमें ये बहुत 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 इफेक्टिव है। लेकिन ये घर के लिए यूजुअली नहीं दिया जा रहा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटस एस्थमेटिकस के लिए स्पेसिफिक रखा गया है इस इंजेक्शन को। अगेन जो रीजन है वो आपको मालूम है कि ये एरिथमियाज कॉज करता है और बहुत सिवियर किस्म के एरिथमियाज कॉज करता है, क्योंकि हमने जो क्या कहते हैं जो इसका जो ये एडवर्स इफेक्ट है इसकी बेस पर हम जो बहुत सिवियर किस्म के जो ब्रेडी एरिथमियाज होते हैं उनको टैकी एरिथमिया में कन्वर्ट करने के लिए ये ड्रग दे रहे होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कनेक्ट कर लीजिएगा इसको। हमने एरिथमियाज के अंदर भी ये चीज पढ़ी थी। Anorexia, nausea, vomiting, abdominal discomfort, and headache and anxiety are the major major adverse effects of this drug. फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या हैं जी? ये इसके कि अलर्टनेस, मेंटल अराउजल, रिलीफ ऑफ फटीग देता है ये 100 मिलीग्राम जो कि 1 कप कॉफी के बराबर है। अगर ये आप दे रहे हैं तो माइल्ड ब्रोंकोडाइलेशन करता है, साथ में नर्वसनेस और ट्रेमर्स को बढ़ाता है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है जिसके नतीजे में हार्ट रेट और जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इंक्रीज करता है।
जीआई की सीक्रेशंस को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करवाता है और भूख लगाने का काम करता है। लेकिन ये इफेक्ट इसका इस्तेमाल किया नहीं जाता। जब ये हो रहा होता है, दी जा रही होती है, तो ये इफेक्ट्स भी दे रहा होता है। डायूरेटिक इफेक्ट है, यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाती है, स्केलेटल मसल्स में स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने के नतीजे में आपकी रेस्पिरेशन इंप्रूव होती है और आपका डायफ्राम जो है ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। तो जो जो ईज है रेस्पिरेशन में, जो ईज है वो एकदम से पेशेंट फील करता है। स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। इसी वजह से जब ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स रिलैक्स होंगे तो ऑब्वियसली आपको एकदम से आराम आएगा और आप सांस इजीली ले सकेंगे। इन 3 फोल्ड काम कर रहा है ये रेस्पिरेशन को इंप्रूव करने के लिए। पहली चीज, स्केलेटल मसल्स से फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करा सकता है बगैर किसी पेन के और तकलीफ के। दूसरा, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है जिसके नतीजे में ब्रोंकाई रिलैक्स हो जाते हैं। तीसरा, मास्ट सेल से हिस्टामिन की रिलीज को इनहिबिट करता है। तीनों चीजें एस्थमा के लिए फेवर में, और दैट इज द रीजन वाई जो बिल्कुल तकरीबन मरने वाला पेशेंट है वो भी जिंदा हो जाता है इसकी वजह से। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की अगर हम बात करते हैं, सो दीज आर दी एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ड्रग्स, और ये यूजुअली इनको इसके एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के तौर पर ही दिया जा रहा होता है। ब्रोंकोडायलेशन में इन ड्रग्स का कोई रोल नहीं है। मोड ऑफ एक्शन क्या है? प्रोडक्ट जाती है, कन्वर्ट होती है एक्टिवेटेड फॉर्म में, और जाके फिर जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, यानी जो रेडनेस हो रही है, जो स्वेलिंग हो रही है, जो एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है, ये उसको कम करेगा, ब्रोंकोडायलेशन नहीं करवाएगा। प्लीज मेक श्योर, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। काइनेटिक्स के हवाले से एरोसोल में दे रहे हैं, ओरल भी दे सकते हैं, लेकिन ओरल में प्रॉब्लम क्या है कि एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आएंगे, तो बेहतर यही है कि इसको एरोसोल में दिया जाए। यूजुअली ये जो है वो मेटाबोलाइज लिवर में होता है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है और यूरिन से एक्सक्रीट आउट होता है। एरोसोल ट्रीटमेंट, जैसे कि मैंने बताया, सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो एरोसोल ट्रीटमेंट है। अर्जेंट 1 मिलीग्राम पर केजी मिथाइल पेडनिसोन 6 to 12 आवरली दी जा रही होती है। 30 to 60 मिलीग्राम पेडनिसोन पर डे जानी चाहिए। ड्रग शुड बी एंडेड बाय डोज टेपरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टीरॉइड्स आप अब्रप्टली बंद नहीं कर सकते, आपने डोज टेपरिंग करनी है। से फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जब मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो जो मुझको जो ट्रीटमेंट दी गई थी उसमें था 5 टैबलेट्स मॉर्निंग में 1 मिलीग्राम वाली, 5 मॉर्निंग 5 इवनिंग। फिर 5 दिन ये देखिए, फिर 4 टैबलेट्स मॉर्निंग इवनिंग 4 डेज के लिए, फिर 3 टैबलेट्स मॉर्निंग इवनिंग 3 डेज के लिए, 2 टैबलेट्स मॉर्निंग इवनिंग 2 डेज के लिए, 1 टैबलेट मॉर्निंग इवनिंग 1 डे के लिए, उसके बाद 1 टैबलेट ओडी, यानी दिन में एक मर्तबा सुबह में अगले 3 दिन के लिए देके फिर ऑल्टरनेट डेज पे करके फिर बंद करनी है। सो ये एक बहुत तरीके से इसको खत्म करना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो जो 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 भी इसने ट्रीटमेंट किया है इसको बिल्कुल एकदम रिवर्ट भी कर देता है ये। सिवियर इमरजेंसी इंफ्लेमेटरी कंडीशन में आप पेशेंट को आईवी दे रहे होते हैं और उसके बाद या तो टैबलेट पे देते हैं या फिर उसको एरोसोल में यानी पफ में दी जा रही होती है ड्रग। एक्ने, ब्लड विजन, इजी ब्रूजिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट, जो कि कुशिंग-गोइड सिंड्रोम है, ये आपको मालूम होना चाहिए। स्टीरॉइड के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ये बेसिकली कुशिंग सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड की एक्सेस की वजह से होते हैं, ये तमाम वही सिम्टम्स हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन फैट में ये होता है कि जी आपके चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है, मून फेस कहलाता है, दाने भर जाते हैं। ठीक है जी, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है फैट की वो चेस्ट की तरफ और पेट में कम होती है और हिप्स पे और थाइज में ज्यादा होती है। तो पेडनिसोलोन क्या करता है, या जो आपकी जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी है वो अगर ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप ले रहे हैं तो ये उल्टा कर देती है, रिवर्स कर देती है। जो आपके जो शोल्डर्स होते हैं उसके ऊपर फैट डिपोजिशन हो जाती है, जबकि जो आपके हिप्स है वहां से फैट जो है वो निकल जाता है। तो बहुत अजीब सी अपीयरेंस हो जाती है पेशेंट की। इंसोम्निया, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत करता है, यानी पूरा कैल्शियम आपकी बोन से निकलवा देता है, जिसके नतीजे में हाइपर कैल्सीमिया होता है। पहली चीज, स्टोन फॉर्मेशन होती है और आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं और उसके नतीजे में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्वेलिंग बेइंतहा होती है और हाइपरग्लाइसेमिया कॉज करता है। थर्ड जो आपके पास जो ग्रुप था वो था हिस्टामिन रिलीज इनहिबिटर्स का, कि वो ड्रग्स जो कि हिस्टामिन को रिलीज ना होने दें। ठीक है जी, क्रोमोलिन, सोडियम, नेडोक्रोमिल, ऑल्टरेशन ऑफ फंक्शन ऑफ डिलेड
chloride channels in the cell membrane inhibiting cell activation. करता क्या है, ये कफ को मैनेज करता है, एंटीजन रिस्पॉन्स टू द एयरवे उसको, और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जो हैं उनको ये डिक्रीज करता है। लो सॉल्युबिलिटी है, पुअरली अब्सॉर्ब बाय जीआईटी, इनहेल किया जाता है माइक्रोफाइन पाउडर के फॉर्म में 4 times a day. Not effective in acute attack, allergic induced bronchoconstriction, exercise induced bronchoconstriction, allergic rhinitis में ये usually दिया जा रहा होता है। रेयर एडवर्स इफेक्ट में चेस्ट टाइटनिंग या वीजिंग है, आमतौर पे थ्रोट इन्फेक्शन, कफ या ड्राई माउथ के अंदर मिलता है आपको। ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स यूज जो है वो एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा, एस्पिरिन इंड्यूस एस्थमा एंड एलर्जिक राइनाइटिस एंड स्पेसिफिकली ऑब्वियसली जो आपका एस्थमा है उसके अंदर, लेकिन ज्यादातर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड या एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्थमा में ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स दिए जा रहे होते हैं। 2 तरीके हैं जैसे मैंने बताया, 5 लाइपोक्सिजेनेज पाथवे को इनहिबिट करना यानी ल्यूकोट्राइन्स का ना बनना बिल्कुल, या दूसरी सूरत में ल्यूकोट्राइन्स बन तो रहे हैं लेकिन अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड नहीं कर रहे। तो ये 2 तरीके हैं इसके जिससे ये काम करता है और उनकी स्पेसिफिक ड्रग्स हैं। ज़ेल्यूटोन जो है वो डिस्पेप्सिया, एब्डोमिनल पेन, नोजिया कॉज करता है। ज़ाफिरल्यूकास जो है वो फेरेंजाइटिस, हेडेक, राइनाइटिस एंड गैस्ट्राइटिस। मॉन्टेल्यूकास्ट के एडवर्स इफेक्ट्स नहीं मिल पाए। इनके हवाले से अगर आप ये देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ाइल्यूटोन जो है वो मॉनिटर करना है हेपेटिक एंजाइम को, क्योंकि अच्छा ये तीनों ड्रग्स जो हैं वो लिवर के ऊपर जरा अच्छा खासा इफेक्ट डालती हैं। तो जो आपके अगर लॉन्ग टर्म थेरेपी में दे रहे हैं तो कोशिश ये करनी है कि हर 3 महीने के बाद जो है वो लिवर एंजाइम्स जो है वो चेक करवा लिए जाएं। इसके अलावा ज़ाइल्यूटोन जो है उसका इंटरेक्शन जो है वो वारफरिन, प्रोप्रानोल और थियोफाइलिन के साथ है। ज़ाफिरल्यूकास जो है वो जो है अगेन वारफरिन के साथ इंटरेक्ट करके प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा देता है। और मॉन्टेल्यूकास जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट हेपेटिक डिस्फंक्शन करता है। बाकी इट्स ओके। ज़ाइल्यूटोन दिन में 4 मरतबा दी जाती है, ज़ाफिरल्यूकास 2 दफा दी जाती है, मॉन्टेल्यूकास दिन में 1 मरतबा दी जाती है। होपफुली यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।